डाल्टन का वो कौन सा कारनामा था जिसने 5000 साल की तारीख को बदल कर रख दिया? जे थॉमसन ने ऐसा क्या किया कि दुनिया आज भी उसको इज्जत की निगाह से देखती है? रदरफोर्ड, जे थॉमसन और जेम्स चैडविक में क्या कनेक्शन था? नील बोहर ने रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी को उसके एटॉमिक मॉडल को मानने से क्यों इनकार कर दिया? ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। मैं हूं शहरियार अहमद, चैप्टर नंबर 3 द एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, ये कहानी शुरू होती है 1808 से। 1808 में जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया कि एटम सबसे टाइनी पार्टिकल्स हैं। आपने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी 9th क्लास में या फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं लाजमी पढ़ी होगी। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जो एलिमेंट्स मतलब जो एटम्स एक खास एलिमेंट से बिलोंग करते हैं वो सब आपस में एक जैसे होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के एटम्स आपस में एक जैसे होंगे और नाइट्रोजन के एटम्स आपस में एक जैसे होंगे, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी डिफरेंट होते हैं। यहां पर लिख देता हूं सेम एलिमेंट के एटम्स भी सेम होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स भी डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी डिफरेंट होते हैं। अच्छा, क्या यही बात सिर्फ इंपॉर्टेंट है? नहीं, इसके अलावा भी कुछ और बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये एटम्स कंबाइन होते हैं तो होल रेशो में कंबाइन होते हैं। जैसे क्या, एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है, एक लड़का या दो लड़कियों की शादी हो सकती है। कभी आधा लड़का पौनी लड़की, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता। सिमिलरली एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बना सकता है या दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बना सकते हैं। इसमें फ्रैक्शंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो जब ये कंबाइन होते हैं, दे कंबाइन इन होल रेशो। बात यहां पर खत्म नहीं होती। डाल्टन ने दावा किया था कि एटम सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये इनडिविजिबल होते हैं और साथ में इनविजिबल भी होते हैं। ना ही तो ये दिखते हैं और ना ही इनको तकसीम किया जा सकता है। लेकिन कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आगे लेकर चलते हैं, फेराडे पे आते हैं। फेराडे ने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पेश किए और फेराडे ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पेश किया। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फिर इसी तरह से इलेक्ट्रोलिसिस के दो लॉज। लेकिन फेराडे ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया। फेराडे ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए एक क्लू दे दिया जिसके ऊपर फर्दर काम किया जे थॉमसन ने। Faraday gave clue about negative charge particle which conducts the electricity और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया एक शख्स ने जिसको आज दुनिया इज्जत की निगाह से देखती है। इसलिए नहीं क्योंकि उसने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया, बल्कि इसलिए क्योंकि ना सिर्फ उसने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया और खुद नोबेल प्राइज लिया, बल्कि उसके 8 स्टूडेंट्स ने या उसके 8 असिस्टेंट्स ने भी नोबेल प्राइज लिया। उस शख्स का नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन, विलियम क्रुक्स, गोल्डस्टीन और स्टोनी, ये सब लोग डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर काम कर रहे थे। डिस्चार्ज ट्यूब यानी कि एक ऐसी ट्यूब जिसके अंदर जितना भी वोल्टेज सप्लाई किया जाए थोड़ी देर के बाद उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जे थॉमसन ने क्या किया कि उसने गैस को भरा और गैस के लो प्रेशर पे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज को पास किया। वेरी लो प्रेशर और बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे गैसेस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ली। लो प्रेशर कितना था? ये लो प्रेशर 1 मिलीमीटर ऑफ Hg से स्टार्ट होते होते और कम करते करते 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg तक ले जाया गया और वोल्टेज को 10 वोल्ट से इंक्रीज करते करते 10,000 वोल्ट तक ले जाया गया। जब इतना हाई वोल्टेज और इतना कम प्रेशर
तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई थ्रू गैसेस। जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली कंडक्ट हो गई गैसेस के जरिए से, तो उसने डिस्कवर किया कि गैसेस में एक ऐसा पार्टिकल मौजूद है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अब कैथोड से रेज निकल रही थी जो कि नेगेटिव चार्ज प्लेट है, उस कैथोड से रेज निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी, इसीलिए इन रेज को कहा गया कैथोड रेज। इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, इन नेगेटिवली चार्ज रेज को कहा गया, नेगेटिवली चार्ज रेज को कहा गया कैथोड रेज। लेकिन ये कैथोड रेज कहाँ पे ट्रेवल कर रही थी? कैथोड रेज ट्रेवल कर रही थी एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे। कैथोड रेज वर डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स, एक सेकेंड, वर डिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट। आपको पता ही होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट का नाम क्या था? यस, एनोड। आगे बढ़ते हैं। जे थॉमसन के साथ विलियम क्रुक्स और गोल्डस्टीन भी शामिल थे। विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। लेकिन गोल्डस्टीन का क्या? गोल्डस्टीन ने भी तो काम किया था। गोल्डस्टीन ने जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के बाद अपना नाम तारीख के पन्नों में नहीं देखा, ये बात मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ऐसा शायद है नहीं, लेकिन गोल्डस्टीन ने जब अपना नाम तारीख के पन्नों में नहीं देखा तो उसको शायद बुरा लग गया। तो गोल्डस्टीन वापसी गया विलियम क्रुक्स के पास और उससे डिस्चार्ज ट्यूब ली। उसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड था उस कैथोड में परफोरेशंस करवाई। उसने सोचा अगर कैथोड से कुछ रेस निकलकर एनोड की तरफ जा रही होंगी तो यकीनन कुछ रेस ऐसी भी होंगी जो एनोड से निकलकर कैथोड पर आ रही होंगी, लेकिन शायद वो रेस दिख नहीं पाई, क्योंकि कैथोड से जो रेस निकली थी एनोड की तरफ जा रही थी वो रेस ब्लूइश कलर का कलर शो कर रही थी, ब्लूइश कलर की रेस थी। लेकिन जब एनोड से रेस निकल के कैथोड की तरफ आ रही थी तो वो कुछ दिखी नहीं। तो उसने क्या किया, कैथोड पे परफोरेशंस करवाई और पीछे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुई जो उसने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी थी। तो वहां पर जब स्क्रीन पर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुई तो उसने कहा कि एनोड से कुछ रेस निकली हैं और वो कैथोड की तरफ आई हैं। उसने इन रेस को नाम दिया कनाल रेस का। तो यहां पर लिखा जा सकता है गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड कनाल रेस, और इन कनाल रेस को कहा गया पॉजिटिव रेस, और फिर पॉजिटिव रेस को नाम बदल के रख दिया नाम प्रोटॉन। प्रोटॉन ही क्यों? इलेक्ट्रॉन को नाम देने वाले शख्स का नाम था स्टोनी। स्टोनी ने कैथोड रेस को नाम दिया था इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले पार्टिकल्स हैं। तो सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन का नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्कवर होने के बाद शायद कि आपको लगा हो कि न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जे थॉमसन ने ये सब एक्सपेरिमेंट किए थे 1897 में। 1897 के बाद से लेकर 1932 तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गए तो जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसको आपने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। वो था थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था। याद रखने वाली सारी बातें ये हैं कि इस चैप्टर में साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज की, इन सब के बारे में पूछा जाता है। हम इस चैप्टर को बहुत फास्ट फॉरवर्ड लेकर चल रहे हैं, यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे। तो हमने साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं और उनकी डिस्कवरीज को याद रखना है और आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल पेश किया गया जे थॉमसन की तरफ से, और इस एटॉमिक मॉडल का नाम था थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्कवर होने के बाद कुछ अजीब हुआ। एक शख्स था जिसका नाम था हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल के ड्रॉज में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद था जिसको वो बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करते थे। उनको लगा कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मास दिन ब दिन कम हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? आइंस्टाइन ने कहा था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उन्होंने सोचा यकीनन इसका मास भी कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसके बारे में वो नहीं जानते थे,
वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मास आहिस्ता आहिस्ता रेस में कन्वर्ट हो रहा है और वो रेस एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल हो रही हैं, जिससे उसका मास कम होता जा रहा है। तो हेनरी बैक्यूरेल ने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया और इस फिनोमेना को नाम दिया रेडियो एक्टिविटी का। हेनरी बैक्यूरेल रेडियो एक्टिविटी को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ना इसके पीछे जो वजह थी उसको बयान कर पाए। यहां पर आते हैं रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का नाम था रेडियम, और रेडियम को उन्होंने लेड ब्लॉक के अंदर एडजस्ट किया और लेड ब्लॉक के अंदर एक कैविटी छोड़ दी। अब रेडियम से रेडियो एक्टिव रेस निकली और रेडियो एक्टिव रेस निकलकर कैथोड एनोड की तरफ गई और कुछ रेस सीधी सीधी चली गई, यानी कि अनडिफ्लेक्टेड चली गई। अब रेडियम को अगर यहाँ पे हम लोग लेड ब्लॉक के अंदर रख लेते हैं तो यहाँ पर एक कैविटी छोड़ दी गई और साथ में एक प्लेट कैथोड एक प्लेट एनोड की, और ऊपर फ्लोरेसेंस के लिए एक प्लेट लगा दी गई जिसको हम कहते हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। अब हुआ क्या कि यहाँ रेडियो एक्टिव रेस निकली और कुछ रेडियो एक्टिव रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई और कुछ रेडियो एक्टिव रेस नेगेटिव प्लेट की तरफ गई और कुछ रेडियो एक्टिव रेस अनडिफ्लेक्टेड सीधी चली गई। जो रेस नेगेटिव प्लेट की तरफ आई यकीनन उन पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ऐसी रेस को नाम दिया गया अल्फा रेस का। सिमिलरली वो रेस जो कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ गई उन रेस को नाम दिया गया बीटा रेस का, क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज था। कुछ रेस अनडिफ्लेक्टेड सीधी सीधी चली गई, उन रेस को नाम दिया गया गैमा रेस का, जिनके ऊपर ना कोई चार्ज था ना ही उनका कोई मास था। अब यहाँ तक हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं? हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश करी जिसमें उसने कहा कि एटम दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन फैराडे ने इलेक्ट्रॉन का क्लू दिया। जे थॉमसन ने एटम से भी छोटा पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन था वो डिस्कवर कर लिया। जे थॉमसन के बाद गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया। गोल्डस्टीन के बाद हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया। बीच में मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी का तस्करा तो रह ही गया। मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने रेडियम को डिस्कवर किया था और इस रेडियम को लेकर रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा और गैमा रेस को सेपरेट किया एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यहां तक हमें अल्फा रेस बीटा रेस और गैमा रेस पता लग चुकी हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं जे थॉमसन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक के कनेक्शन में। तो जे थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। जे थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जेम्स चैडविक। यहां तक जेम्स चैडविक को रदरफोर्ड के थ्रू अल्फा बीटा और गैमा रेस के बारे में पता लग चुका था, लेकिन अल्फा रेस बीटा रेस और गैमा रेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनकी क्या खुसूसियात हैं, ये अभी उनको नहीं पता था। तो उन्होंने इसको जानने की कोशिश की। उन्होंने अल्फा रेस की पेनिट्रेशन पावर को जानने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अल्फा रेस की पेनिट्रेशन पावर को जानने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ जिसमें वो न्यूट्रॉन डिस्कवर कर बैठे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। ये कब की बात है? 1932 में जेम्स चैडविक ने अल्फा रेस को थ्रो किया बेरिलियम के पार्टिकल के ऊपर। जब अल्फा रेस ने बेरिलियम को हिट किया, अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट हुई बेरिलियम के ऊपर, तो बेरिलियम और अल्फा रेस दोनों डिस्ट्रॉय हो गए और उन्होंने कंबाइन होकर एक नया एलिमेंट फॉर्म कर लिया। कैसे? देखें, अल्फा का मास नंबर है 4 और बेरिलियम का मास नंबर है 9। अगर इन दोनों को सम अप कर लिया जाए तो 13 बनता है, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट बना वो कार्बन था जिसका मास नंबर है 12। अगर इनके चार्जेस को ऐड कर लिया जाए तो 2 + 4 ये ऐड होके बन जाएगा 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का मास नंबर होता है 12। यहां पर एक पार्टिकल ऐसा है जिसका मास नंबर 1 होगा और उसका चार्ज 0 होगा। अब वो पार्टिकल तो नहीं डिस्कवर हुआ, लेकिन उस पार्टिकल के बराबर एनर्जी निकली और वो एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी निकलकर
सराउंडिंग के अंदर शामिल हो गए, जिससे हीट एनर्जी को कैलकुलेट किया गया, इनके डिफरेंस को कैलकुलेट किया गया। तो उस पार्टिकल के बराबर जो एनर्जी थी, उन्होंने कहा ये यकीनन ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है 0 और इसका मास है 1 और इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी हमें मिली है। इस पार्टिकल को, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल था, इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन का। अब बात आगे बढ़ती है। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर बैठे। अब इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो चुका है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। जब ये तीनों चीजें डिस्कवर हो गई तो वापसी रदरफोर्ड मैदान में आए और रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश कर दिया। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल कैसे पेश किया? रदरफोर्ड ने अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट करी एक गोल्ड फॉइल के ऊपर, और ये सारा एक्सपेरिमेंट आप 9th क्लास के अंदर और फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा रेस को थ्रो किया तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस पास हो गई अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी। कुछ अल्फा रेस ऐसी थी जो कि डिफ्लेक्ट हो गई एट सर्टेन एंगल्स, जैसे कि अल्फा रेस डिफ्लेक्ट हो गई एट सर्टेन एंगल्स, और कुछ अल्फा रेस ऐसी थी जो कि बाउंस बैक हो गई। अगर बात की जाए, उन्होंने मिलियंस ऑफ अल्फा रेस थ्रो करी तो उसका एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज में 8000 अल्फा रेस जो थी उसमें सारी की सारी अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई, सिर्फ 1 या 2 बाउंस बैक हुई। 1 और 2 आउट ऑफ देम बाउंस्ड बैक। इसी तरह से 10 या 12 10 to 12 अल्फा रेस ऐसी थी जो कि स्कैटर्ड हो गई एट सम डिफरेंट एंगल्स। स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल्स। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये सब चीजें हो गई तो उन्होंने कॉन्क्लूजन्स पेश किए। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। जब अल्फा रेस न्यूक्लियस के करीब जाती हैं तो न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा रेस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो अल्फा रेस स्कैटर्ड हो जाती हैं या तो डिफरेंट एंगल्स पे, या अगर वो न्यूक्लियस के सेंटर से टकराती हैं तो बाउंस बैक हो जाती हैं। उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि अल्फा रेस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसी तरह से न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसके बारे में कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्यों, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स क्यों शामिल हैं, इसके बारे में आप तफसील से अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स साथ में न्यूट्रॉन्स शामिल हैं। अगर बात करते हैं, अल्फा रेस सराउंडिंग में चली गई। उसने अंदाजा लगाया कि न्यूक्लियस की सराउंडिंग में शेल है जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब यहां पर एक कंक्लूजन हमें यह मिला कि शेल्स की सराउंडिंग में, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। शेल्स के अंदर न्यूक्लियस की सराउंडिंग में, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में कुछ कॉन्क्लूजन्स यहां तक तो ठीक थे। इसके बाद रदरफोर्ड ने कुछ और कॉन्क्लूजन्स पेश किए जिसके ऊपर ऑब्जेक्शंस उठाई गई। नील बोहर ने इन सारी ऑब्जेक्शंस को फिर खत्म किया। सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्शन पर आते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्शन ये था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहेंगे न्यूक्लियस की सराउंडिंग में तो होगा क्या कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए एनर्जी रेडिएट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पर गिर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लॉज जो कि न्यूटन ने पेश किए थे। अगर क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से बात की जाए, अगर एनर्जी कंज्यूम होती रहेगी और साथ में वर्क डन होता रहेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और नेट वर्क डन मिल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहेंगे तो वो एनर्जी रेडिएट करते रहेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर फॉल कर जाएंगे। लेकिन ऐसा तो कभी प्रैक्टिकली हुआ ही नहीं। साथ में रदरफोर्ड ने यह कहा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करते रहेंगे तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो स्पेक्ट्रम होगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम।
लेकिन प्रैक्टिकली एटम का कभी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फाउंड ही नहीं हुआ, कभी पता ही नहीं लगाया जा सका कि एटम का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी होता है। हालांकि प्रैक्टिकली हमें क्या चीज पता लगी, प्रैक्टिकली ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि लाइन होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। आपको पता होगा कि लाइन स्पेक्ट्रम में और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या फर्क होता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कलर्स के दरमियान में कोई गैप नहीं होता है, नो गैप्स बिटवीन कलर्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। जैसे कि अगर हम रेनबो की बात करेंगे तो रेनबो में कलर्स के दरमियान में कोई गैप्स नहीं होते। कहाँ रेड खत्म होता है और कहाँ से ऑरेंज शुरू होता है, और कहाँ पे ब्लू खत्म होता है और कहाँ से ग्रीन शुरू होता है, या कहाँ से येलो शुरू होता है, कुछ पता नहीं लगाया जा सकता एग्जैक्टली। सारे कलर्स एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं, जैसे रेड और ऑरेंज एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नियॉन लाइट्स की बात करेंगे तो नियॉन लाइट्स में रेड कलर की नियॉन लाइट और ब्लू कलर की नियॉन लाइट्स, इसमें आपको वाज़ेह फर्क नजर आ जाएगा क्योंकि कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट है। तो इसमें आपको एक डिमार्केशन मिल जाएगी, एक गैप मिल जाएगा। एटम्स में भी ऐसा ही स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कलर्स के दरमियान में गैप होता है। तो एटम्स की वजह से जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हुआ उस स्पेक्ट्रम को कहा गया लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि कलर्स के दरमियान में लाइन थी। साथ ही साथ इस बात के बारे में भी पता लगा लिया गया कि ऐसा क्यों पॉसिबल है। तो नील बॉहर ने 1933 के अंदर ये सारी ऑब्जेक्शंस को दूर किया। कैसे? उसने कहा जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रहता है ना ही तो कोई एनर्जी लॉस करता है और ना ही कोई एनर्जी गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल में होता है तो एनर्जी ना ही लॉस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन की और एनर्जी शेल की एनर्जी सेम है। यानी जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस शेल की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये दोनों सेम है। जब कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं होता तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट भी नहीं करता, ना ही इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर लोअर शेल से हायर शेल पर जाएगा तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। जब डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल पर जाते हुए एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल पर आएगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो हायर टू लोअर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड and higher to lower energy is released, and lower to higher energy is absorbed। कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। रदरफोर्ड ने सिर्फ शेल्स के बारे में बताया था, नील बॉहर ने शेल्स को नाम भी दिए, जैसे कि के शेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन और इस तरह से ओ, पी, क्यू। लेकिन नील बॉहर ने सबके बारे में ये बताया कि हर शेल की एनर्जी बिल्कुल अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी शेल में रिवॉल्व करते हैं कि जिस शेल की और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैच कर जाती है, और इलेक्ट्रॉन उसी शेल में रिवॉल्व करते हैं जिस शेल का एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है NH/2π के। उनका एंगुलर मोमेंटम L से शो किया जाता है, तो L की वैल्यू हो गई L = NH/2π। साथ में नील बॉहर एक बहुत ज़बरदस्त मैथमेटिशियन भी थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ डेरिवेशंस के ज़रिए किसी भी शेल का रेडियस, किसी भी न्यूक्लियस से लेके शेल तक का रेडियस और किसी भी शेल की एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज ड्राइव किए। तो यहाँ पर सब कुछ लिख देता हूँ, लेकिन हम इन सारी डेरिवेशंस को स्किप करके आगे बढ़ेंगे। MD कैट के लिए डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज बता देता हूँ। नील बॉहर ने ड्राइव की एक्सप्रेशंस फॉर रेडियस, एनर्जी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब फॉर्मूला पर आते हैं, बहुत सिंपल है। अगर लेट से आपको किसी भी शेल का रेडियस निकालना है फ्रॉम न्यूक्लियस, तो आप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है यहाँ पे Rn = 0.53 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग मल्टीप्लाई बाय n²। लेट से कि अगर सेकंड शेल की बात करनी है तो सेकंड शेल में आप R2 लिखकर 0.53 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कर लेंगे,
तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 0.53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.12 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग। सिमिलरली एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। इसी तरह से वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाला और वेवलेंथ का फॉर्मूला था 1/λ इक्वल्स टू आर एच जेड मल्टीप्लाई बाय 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी के लिए ये फॉर्मूला लिया गया कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है E2 माइनस E1 या फाइनल शेल माइनस इनिशियल शेल EF माइनस EI डिवाइडेड बाय H। अब आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, नील बॉर्न ने उसको करेक्ट किया। इसके बाद एक्स रेस डिस्कवर की विलियम रोइंजन ने। तो विलियम रोइंजन डिस्कवर्ड एक्स रेस। यहां तक हम अपनी डिस्कवरीज को खत्म कर लेते हैं, साथ साथ में छोटे छोटे फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, तो ऑर्बिट या शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। इसी तरह से अगर किसी सब शेल के बारे में आपको पता है कि सब शेल्स 4 होते हैं, S, P, D और F। अगर किसी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2l+1। अगर आपको किसी ऑर्बिटल में ये चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि किसी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स चेक करने का फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर। मैं आपको तीनों की एग्जांपल्स दे देता हूं, बहुत आसान है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी ऑर्बिट की, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हम ये कैसे निकालेंगे। लेट से हमारे पास सेकंड ऑर्बिट है, तो सेकंड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2n स्क्वायर। अब n की जगह पे 2 पुट करिए और 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर सब शेल की बात करें, सब शेल यानी कि S, P, D और F, S में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में S में 0 इलेक्ट्रॉन नहीं, S की एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू L की वैल्यू हो जाएगी 0 और P की एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि L की वैल्यू हो जाएगी 1। सिमिलरली D की 2 और F की 3। तो अगर मुझे ये मालूम करना है कि F ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2l+1। 2 अपनी जगह, 2 दोबारा L की जगह पाएगा 3 और 3+1। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 3 6, 6+1 हो जाएगा 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 14, यानी कि F ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ F में 14 और सेम इसी फॉर्मूला से D में 10 इलेक्ट्रॉन और P में 6 और S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपको ये चेक करना है कि एक ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं तो उसको आप n स्क्वायर के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि लेट से आपको कहा जा रहा है कि m शेल में ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो m शेल में ऑर्बिटल्स निकालने के लिए m थर्ड शेल है क्योंकि पहला शेल हो गया k, फिर l और फिर m, तो m थर्ड शेल है तो आपने फॉर्मूला यूज किया n स्क्वायर, n की जगह पे पुट किया 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि थर्ड शेल में m शेल में टोटल 9 ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये 9 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे ये भी बहुत आसान है, लिख देता हूं। जैसे कि पहला हो जाएगा s, फिर px, py, pz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dxy, dxz, dyz और dz स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल 5 और टोटल 9 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास थर्ड शेल के अंदर। अब बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स की बात शायद पहले ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हम अभी कर लेते हैं। क्वांटम नंबर्स एक ऐसा सेट है जिससे हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को प्रिसाइजली बता सकते हैं। क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं।
जैसे कि फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड होता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ होता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। अब इन सबके काम अलग अलग हैं। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ शेल को बताता है कि जिस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है, या नंबर ऑफ सबशेल बताता है, नंबर ऑफ सबशेल बताता है कि जिस सबशेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन सब का मतलब क्या है ये चीज समझते हैं। सबसे पहले क्वांटम नंबर्स को समझते हैं। तो क्वांटम नंबर की एग्जाम्पल को हम ऐसे समझते हैं कि लेट से अगर मैं एक बिल्डिंग में रहता हूं तो उस बिल्डिंग का प्लॉट नंबर क्या है, और फिर उस बिल्डिंग में मैं फ्लोर पे कौन से फ्लोर पे, लेट से सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, सेकंड फ्लोर में कौन से अपार्टमेंट में, तो ये प्रिसाइज लोकेशन हो जाएगी। और फिर अपार्टमेंट में भी कौन से रूम के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये और ज्यादा प्रिसाइज लोकेशन हो जाएगी। सिमिलरली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में मौजूद है, फिर उस शेल के कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है, और फिर उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या है मैग्नेटिक फील्ड में। फिर उस ओरिएंटेशन के बाद हम ये देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन लेट से px में है, px ऑर्बिटल में इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन को प्रिडिक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन या इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होनी चाहिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन करीब तरीन मुश्किल जरूर है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से शो किया जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से, और स्पिन क्वांटम नंबर को s से शो किया जाता है। n की वैल्यू 1 till 7 होती है, यानी कि फर्स्ट शेल से सेवेंथ शेल तक। अगर l की बात की जाए तो एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि l की वैल्यू 4 होती हैं, 0 1 2 3, s की 0, p की 1 और d की 2 और f की 3। फिर m की और s की वैल्यू यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि n+l रूल के हिसाब से या n+l की वैल्यू आपसे पूछी जाती है, m और s की वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाती। तो n+l के हिसाब से लेट से अगर मुझे 5d की n+l की वैल्यू बतानी है तो n हो गया 5 और d की l की वैल्यू हो गई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 2 7। अब आगे बढ़ते हैं। क्वांटम नंबर्स के बाद हमारे पास है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ-बास प्रिंसिपल, हुर्न्स रूल और n+l रूल। ये आखिरी 4 रूल्स हैं और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 को वाइंड अप कर देंगे। जैसे हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में एक छोटी सी बात की गई है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में यह कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स के भी चारों क्वांटम नंबर्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कराची में रहने वाले 2 शख्स के प्लॉट नंबर या उनकी रहने की एग्जैक्ट लोकेशन दोनों की सेम नहीं हो सकती अगर वो एक ही घर में ना रहते हों तो। जैसे कि अगर लेट से मैं रहता हूँ फ्लैट नंबर XYZ में और मेरा दोस्त रहता है फ्लैट नंबर ABC में, अगर हम लोग एक ही स्ट्रीट पे भी रहते हों और एक ही मोहल्ले में रहते हों तो भी हम लोगों के फ्लैट नंबर चेंज हो जाएंगे। अगर हम लोगों के फ्लैट नंबर एग्जैक्टली सेम है तो हो सकता है कि हमारी स्ट्रीट्स चेंज हो, और नहीं तो हो सकता है कि हमारी लोकेशंस या हमारे एरियाज चेंज हो। एग्जैक्टली चारों क्वांटम नंबर सेम होना या सारी चीजें मैच कर जाना ये पॉसिबल नहीं है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अब आते हैं n+l रूल पे। n+l रूल क्या है कि अगर किसी शेल की n+l की वैल्यू कम होगी तो पहले इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में जाएंगे, और किसी शेल की n+l की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स बाद में उस शेल में जाएंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। अगर लेट से हमारे पास एक ऑर्बिटल है 2s और एक ऑर्बिटल है हमारे पास 3d, तो इसकी n+l की वैल्यू क्या होगी 2 + s की वैल्यू 0, टोटल हो जाएगी 2 + 0 2। 3d के अंदर 3 एज इट इज आ गया,
और डी की जगह पे एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 2 और 3 + 2 हो जाएगा 5। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन पहले 2s ऑर्बिटल में जाएंगे और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर जाएंगे और सिमिलरली इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर के अंदर चलते जाएंगे। अगर हम बात करें ऑफबास की, तो ऑफबा प्रिंसिपल पेश करने वाले शख्स का नाम भी था पॉली, और इसके अंदर यह कहा गया था कि ऑर्बिटल की एनर्जी के असेंडिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे। अगर किसी ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो उस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और फिर किसी ऑर्बिटल की एनर्जी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स बाद में उस ऑर्बिटल में जाएंगे। यानी कि अगर 1s की एनर्जी कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर बाद में 2s में, और फिर इस तरह 2s के बाद 2p और सो ऑन। और अब आते हैं हुंड्स रूल पे। हुंड्स रूल के हिसाब से अगर डिफरेंट ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी वाले अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स विल टेंड टू रिसाइड सेपरेटली रेदर देन इन पेयर्ड फॉर्म। आसान अल्फाज में अगर डिफरेंट ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी वाले अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रहना पसंद करेंगे बजाय ये कि साथ रहें। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 और उसके बाद 2px2 और 2py1 और 2pz0। ये एक रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हुंड्स रूल के हिसाब से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहना पसंद करेंगे अगर उनको ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि pz में अभी जगह खाली है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होगी 1s2 2s2 2px2 2px1 2py1 और 2pz1। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का थ्योरी लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें और साथ साथ में आप MD कैट की तैयारी पक्की करती रहें।